So our next question is, by which method was a new breed of Hissardale of sheep formed by Bicanary Eves and Merino Rams? ठीक है, तो इसके लिए ये सारे कंसेप्ट्स ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एंड दे आर इम्पोर्टेंट। जल्दी से सीखते हैं इन सब कंसेप्ट्स को। तो पहला है कि जब भी ब्रीडिंग करनी होती है तो वो दो टाइप की ब्रीडिंग होती है। एक ब्रीडिंग को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग, दूसरे ब्रीडिंग को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड, आउट ब्रीडिंग मतलब कि एक ब्रीड से बाहर जाना। ठीक है, अब वो बाहर किस टाइप का जाना, उसके फर्दर 3 टाइप है। तो पहले डिटेल में इन ब्रीडिंग देख ले। इन ब्रीडिंग मतलब कि हम सेम इंडिविजुअल को ब्रीड करा रहे हैं 4 to 6 जनरेशन तक, closely related individual. For example, I have a dog. I live in a city Delhi. वहाँ पे मेरे पास डॉग है और उसकी ब्रीड है लेब्रा। ठीक है, तो लेब्राडोर को मैं क्या कर रही हूँ, ब्रीडिंग करवा रही हूँ। तब मैंने जब मदर और फादर को ब्रीड करवाया डॉग के, तो उनके पपीज हुए। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब इनकी मेटिंग करवा रही हूँ मैं, सेकेंड जनरेशन आ गई। इनकी मेटिंग करा रही हूँ, थर्ड जनरेशन आ गई। तो मैं मेटिंग क्या करवा रही हूँ, सेम ही ब्रीड की करवा रही हूँ, और 4 to 6 जनरेशन में क्या है, सेम ब्रीड क्लोज रिलेटेड है। ठीक है, मैं कोई किसी और के लैब्राडोर से इनकी ब्रीडिंग नहीं करवा रही, जिससे मुझे बहुत से प्रॉफिट है। और वो बहुत से प्रॉफिट क्या क्या है कि जो मैं इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रही हूँ वो प्योर होंगे। ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी जो बड़े बड़े डॉग्स हैं, मेल और फीमेल, उनकी फर अच्छी है। ठीक है, वो सुंदर है। तो मैं सारे वो जो अच्छे कैरेक्टर्स है, वो वाले ब्रीड्स वाले पपीज बहुत सारे चाहिए मुझे, तो मैं वैसा करूँ। ठीक है, ऐसे ही लोग कैटल्स के केस में करते हैं। अगर उनको हाई यील्डिंग मिल्क वाली उनके पास काओ है, उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड उनके पास स्ट्रॉन्ग बुल है, तो वो क्या करेंगे, उन्हीं को मेट करवाते रहेंगे, उनके बेबीज को ही मेट करवाते रहेंगे, ताकि उनके पास वो ही लीनेज बहुत देर तक चले। तो इन ब्रीडिंग में क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल को 4 से 6 जनरेशन तक ब्रीड करवाना। तो इसके फायदे हैं। ठीक है, और वो फायदे क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। ठीक है, जो जीन्स नहीं है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, प्योर चीज हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, बट इसका एक नुकसान है, दैट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि बेबीज कुछ टाइम तक, कुछ जनरेशन बाद फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को लूज कर देते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि उसमें फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है, वो भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं। इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी होती है, मतलब सेम ही टाइप के जीन्स जाते रहेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सेम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ 4 to 6 जनरेशन ऑफ सेम ब्रीड। ठीक है, अब है आउट ब्रीडिंग। अब हम ना सेम ब्रीड, हम क्या करेंगे, सेम ब्रीड में मेटिंग नहीं कराएंगे, हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे। अब आउट ब्रीडिंग में हमें चाहिए अनरिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैब्राडोर है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने इसी की बहुत सी पॉपुलेशन बना दी थी। अब मैं कर रही हूँ, अब मेरे जो पपीज हो रहे हैं ना, वो फर्टाइल नहीं हो रहे, वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो अब मैंने बोला, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आउट ब्रीडिंग करूंगी। आई एम मेटिंग दिस लैब्राडोर विद समबडी, ठीक है, हु इज लिविंग इन चंडीगढ़। तो अब मैं चंडीगढ़ वाले लैब्राडोर से इसकी मेटिंग करा रही हूँ। उससे क्या होगा, उससे ये प्रॉफिट होगा कि एक तो दोनों की जनरेशन सिमिलर नहीं है, इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे। ठीक है, और इनकी मेटिंग कराऊंगी तो उनमें वेरिएशन आएगी। तो आउट ब्रीडिंग अब फर्दर 3 टाइप की होती है। आउट ब्रीडिंग मतलब कि ब्रीडिंग करवानी है ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, एंड हमने ये ध्यान रखना है कि उनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। तो मैं दिल्ली को छोड़ के मैं अपने डॉग की मेटिंग चंडीगढ़ के किसी डॉग से करवा रही हूँ। तो ये जो मेटिंग हुई कि जहाँ पे हम कॉमन एंसेस्टर नहीं देख रहे फॉर 4 6 जनरेशन, उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अब आउट ब्रीडिंग भी 3 टाइप की है। आउट क्रॉसिंग मतलब कि सेम ब्रीड के हैं बट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। फिर सेकंड है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीड ही अलग कर दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी लैब्राडोर की ब्रीडिंग करवा रही हूँ कोकर स्पेनियल के साथ, ठीक है, कोई और डॉग के ब्रीड के साथ। तो ऐसी जो मेटिंग होती है जहाँ पे हम 2 ब्रीड अलग ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। और एक और टाइप की आउट ब्रीडिंग है जिसमें हम स्पीसीज ही बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो म्यूल बनाते हैं जिसमें डंकी और हॉर्स की मेटिंग होती है। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग
3 टाइप की है, तीनों याद रखना। आउट ब्रीडिंग मतलब अब हम ब्रीडिंग कराएंगे तो सेम एंसेस्टर वालों से नहीं कराएंगे, रिलेटेड स्पीसीज से नहीं कराएंगे, ठीक है। आउट ब्रीडिंग का ये मतलब। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस मतलब कि उनके एंसेस्टर सेम नहीं होने चाहिए पर ब्रीड सेम हो सकती है। क्रॉस ब्रीडिंग नाम से बोल रहा है कि ब्रीड को भी क्रॉस कर दो, अब मतलब कोई दो डिफरेंट ब्रीड ले लो, ठीक है। और इसी का एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है। हिसारडेल इज न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब, पंजाब में बनाई गई थी बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, ठीक है। तो शीप बनाई थी हमने ईव्स और मेरिनो रैम्स को क्रॉस करके, तो हमने 2 डिफरेंट ब्रीड से क्या बनाया, 2 डिफरेंट ब्रीड से एक ऑर्गेनिज्म बनाए, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। अब थर्ड था हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं स्पीसीज भी बदल दो, ठीक है। पहले हमने कॉमन एंसेस्टर छोड़ा, फिर हमने ब्रीड भी छोड़ दी, अब हमने स्पीसीज भी बदल लेनी है। तो स्पीसीज भी बदल लेने में क्या एग्जांपल जैसे आ गया, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल म्यूल। अब ये हम बना तो लेते हैं म्यूल, इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग डिफिकल्ट होती है, इसको आर्टिफिशियली करते हैं, म्यूल बना तो देते हैं बट वो क्या होता है, इट इज स्टेराइल, ठीक है, फर्टिलिटी नहीं होती इसमें। एक और एग्जांपल इसका अगर पता होगा, टाइगर और लाइन के बीच में जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है किसके, आउट ब्रीडिंग के। अब इसमें ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो डिस्कस करेंगे, पहले उस क्वेश्चन का आंसर देने। तो इसका आंसर क्या था, हमने कैसे 2 ब्रीड को चूज करके एक शीप बनाई, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस ब्रीडिंग, क्योंकि 2 डिफरेंट ब्रीड चूज की थी। आउट क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं कि ब्रीड सेम होती है बट एंसेस्टर सेम नहीं होते, ठीक है। लैब्राडोर ऑफ दिल्ली का मेटिंग करवा दी लैब्राडोर ऑफ मुंबई, ठीक है। कोई काओ है मुंबई में, ठीक है, साउथ में, उसकी मेटिंग करवा दी हमने नॉर्थ वाली बुल से, तो वो क्या थी, ब्रीड सेम थी पर उनकी हमने क्या देखा, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं थे, वो आउट क्रॉसिंग थी, ठीक है। और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड ही 2 डिफरेंट ले ली, ठीक है। जैसे कोकर स्पेनियल एक अलग ब्रीड है डॉग की, लैब्राडोर अलग ब्रीड है, पोमेरियन एक अलग ब्रीड है, तो इन डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस करवाना। और इन ब्रीडिंग तो क्या था, सेम ब्रीड सेम इंसेस्टर और सेम लाइन ऑफ ब्रीडिंग करवाना। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर के, वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड MOET। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि जो भी हमें बुल स्ट्रॉन्ग लगता है, हम उसका सीमेन इकट्ठा करके रख लेते हैं, फ्रीज करके रख लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस घर में जहाँ पे वो फीमेल रखी हुई है जिसको मेट करवाना है, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ना कि अगर हमें कोई पोटेंट मेल मिलता है, वो किसी दूर लोकेशन में प्रेजेंट है या फिर फॉरेन में प्रेजेंट है, तो उसको कैरी करके लाना और फीमेल कैटल से यहाँ पे मेट करवाना, तो वो बहुत एक मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम एक मेथड यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत से आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें सक्सेसफुल प्रोडक्शन चाहिए हाइब्रिड के। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं ना, तो रिस्क होता है कि क्या पता जो हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं वो बने भी कि नहीं बने, ठीक है। बट इससे मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर से, ये टेक्निक से ये पॉसिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या बनाने के लिए हेल्प होता है, मल्टीपल ओवुलेशन, मतलब कि ये पूरा ना हर्ड बनाने में हेल्प करेगा, पूरा का पूरा हर्ड। क्योंकि अगर सिंगल ओवल से सिंगल बेबी बन रहा है तो मल्टीपल ओवल से कितने सारे बेबीज बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर तुमने हमारी PYQ देखी होगी रिप्रोडक्शन की, तो उसमें FSH का रोल बताया हुआ मैंने, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरीज में फॉलिकल सेल्स बनाने के हेल्प करता है और वही फॉलिकल सेल से ओवा बनते हैं। तो ये जितने ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, तो जितने ज्यादा ये फॉलिकल बनाएंगे, मैच्योर करेंगे, उतने ज्यादा ओवा बनेंगे, ठीक है। तो इसमें कराते हैं सुपर ओवुलेशन के मल्टीपल ओवा बने, एक एग की बजाय बहुत सारे ओवा बन जाए। फिर जब बहुत सारे ओवा बन जाएंगे, उनको फर्टिलाइज किया जाएगा। फर्टिलाइज करने के बाद अब एक फीमेल कैन नॉट कैरी मोर देन 1 जाइगोट, ठीक है। तो उसको जो हमने फर्टिलाइज कर लिया जाइगोट, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इन डिफरेंट सरोगेट मदर, ठीक है। तो जैसे ही 6 to 8 एग प्रोड्यूस हो गए,
उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया, फिर जब वो जाइगोट 8 to 30 सेल स्टेज में पहुंचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे सैरोगेट मदर्स में। ठीक है, तो मतलब एक काउ थी, उसके डिफरेंट ओवा बनाए, उस ओवा को फर्टिलाइज कराया, जब वो 8 to 68 सेल स्टेज बन गए तो उसको ट्रांसफर कर दिया डिफरेंट काउ में। तो 6 to 8 काउज में वो ओवा, वो जाइगोट्स, ठीक है, वो 8 to सेल के फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट्स हमने ट्रांसफर कर दिए काउ 1, काउ 2, काउ 3, काउ 4, जितने भी हमारे ये एग्स बने। ठीक है, सो इससे हमें क्या होता है कि हमने सुपर ओवुलेशन कराई विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट लाइन भी आ जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और इस टेक्नोलॉजी से हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स, ठीक है, हाई क्वालिटी लीन मीट विद लेस लिपिड, ऐसे बुल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी जल्दी से, इन शॉर्ट टाइम। सो ये था एडवांटेज MOET का। MOET के फुल फॉर्म भी आ जाती है। Then let's see the next question. Which of the following is not an objective of biofortification in crops? Biofortification मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करना। Let's see the NCERT. Okay, so biofortification क्या बोल रहा है? Breeding crops with high level of vitamin, mineral, protein and fats. तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्रीज कर दिया? विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फैट, सब कुछ इंक्रीज कर दिया हमने। प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, तो अब इधर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा फोर्टिफाइड मेज है। ठीक है, तो इन 2000 मेज हाइब्रिड, ठीक है, उसमें ट्वाइस अमाउंट डाल दिया था एक अमाइनो एसिड, और वो था लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि 2000 में जो बायोफोर्टिफिकेशन से मेज बनाया था उसमें कौन सा वाला अमीनो एसिड इंक्रीज किया था? ठीक है, और वो कितना इंक्रीज किया था? ट्वाइस, तो वो था लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिर उसके बाद एक और चीज पूछ सकते हैं, वो कौन सी बायोफोर्टिफाइड व्हीट है इनमें से? तो बायोफोर्टिफाइड व्हीट है एटलस 66, और उसमें क्या चीज इंक्रीज किया था? उसमें इंक्रीज किया था प्रोटीन कंटेंट। व्हीट में तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते, तो इन्होंने प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने आयरन फोर्टिफाइड राइस भी बनाए, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आयरन राइस में क्या इंक्रीज किया था, कौन सा न्यूट्रिशन इंक्रीज किया था? तो वो था आयरन। ठीक है, अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया था? इनरिच किया था वेजिटेबल्स को, मिनरल, उसमें डाला था मिनरल्स एंड विटामिन्स, जैसे कैरेट, स्पिनच, पंपकिन में क्या इनरिच कर दिया था? विटामिन C। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो अब अगर वापस जाएं इस क्वेश्चन में, तो क्या था? न्यूट्रिशन बढ़ाना बायोफोर्टिफिकेशन की, तो विटामिन इंक्रीज करना, माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्रीज करना, प्रोटीन, ये तो सब न्यूट्रिशनल वैल्यू। Improve resistance to disease is not an objective. So correct answer is 1. Let's see the next question. A person with AB antibody are called universal recipients. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इजी भी है। ये हमारा अगर RBC है, if this is our RBCs, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके प्रोटीन है, तो ये जो अपनी बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं उसको बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये A RBCs है, A ब्लड ग्रुप का, तो इसके ऊपर ये प्रोटीन है। जब मैं इसको दूसरी बॉडी में डालूंगी, दूसरे की बॉडी में डालूंगी, फॉर एग्जाम्पल उसके पास B ब्लड ग्रुप है, तो उसके जो प्रोटीन है वो स्टार शेप्ड है। ठीक है, तो जब मैं इसको B के पास डालूंगी, B की बॉडी में डालूंगी A ब्लड ग्रुप को, तो B क्या करेगी? अरे मैं तो इस प्रोटीन को नहीं पहचानती, तो मतलब ये कोई फॉरेन एंटिटी है। ठीक है, तो ये हमें किल कर सकती है, तो मैं इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करूंगी? इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करूंगी एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी ये शूट करेंगे ताकि इसको किल कर दे। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करती और उसको किल कर देती है, उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब
जो पर्सन विद ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर लेती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ये स्टार शेप्ड एंटीजन भी है और ये सर्कुलर एंटीजन भी है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ए का ब्लड डालती हूँ तो ए का ब्लड तो मैचिंग इससे होगा, तो वो ए का ब्लड बोलेगा कि इसको किल करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, इस एंटीजन को मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। बी बोलता है इसको किल करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस एंटीजन को मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, तो वो ए का ब्लड भी ले लेता है और बी का ब्लड भी ले लेता है, ठीक है। पर जब मैं इसमें ओ का डालती हूँ, ओ की सरफेस के ऊपर तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप डालती हूँ तो ए का ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन है उसको ये ए वाला प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो इसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे। बी का ब्लड ग्रुप डालती हूँ तो बी को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, तो इसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये किसी के लिए भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, किसी को भी किल करने के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। सो एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन द प्लाज्मा, नहीं, एंटीजन तो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। एंटीबॉडी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं इन द प्लाज्मा। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन द आरबीसीज, नहीं। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, बिल्कुल, क्योंकि ये कोई भी वेपन, एंटीबॉडी मतलब वेपन रिलीज करना, ये कोई भी वेपन रिलीज नहीं कर रहा है इनको किल करने का। तो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके पास ए वाली प्रोटीन भी है, बी वाली भी प्रोटीन है, तो बॉडी तो इसको रिकॉग्नाइज कर ले रही है। और ओ तो कोई सरफेस में एंटीजन, ओ के आरबीसीज में तो कोई सरफेस में एंटीजन होता ही नहीं, तो उसको ओ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसीलिए ए से भी ब्लड रिसीव कर लेती है, बी से भी कर लेती है और ओ से भी रिसीव कर लेती है। दैट इज व्हाई इट इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जो नेक्स्ट चीज याद रखनी है कि एंटीजन आरबीसीज के सरफेस में प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडीज जो बनाता है ये अगेंस्ट, वो क्या बना रहा है? एज ए डिफेंस वेपन बना रहा है, वो बना रहा है प्लाज्मा में, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ मिल्क to curd improve its nutritional value by increasing the amount of, इसका आंसर है विटामिन B12। तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो फिर विटामिन B12 को इंक्रीज करता है। एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका, एंड इट इज हियर। और अब एक और चीज याद कर लेना कि यीस्ट का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस यूज होगा, ठीक है। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है उसमें, कर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स। अच्छा, जब हम टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसफर करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो अगर तुम्हें याद होगा कि एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज में भी बी आता है, तो बी एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं कहाँ डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। तो ये जो रिलेटेड है ये किससे है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम से, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स किससे रिलेटेड है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से। तो ये जो रिजेक्ट कर देता है टिश्यू का या ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के टाइम, एक्सेप्ट नहीं करता है किसी फॉरेन ऑर्गन को, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में आता है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में आता है जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे को डिजीज कर देता है, ठीक है, जैसे कि अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल इम्यून उसमें आता है जैसे कि जो बैरियर हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एसिड इन स्टमक, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल को अंदर, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने किल कर देते हैं। तो ये सब आता है इम्यून रिस्पॉन्सेज में। So this is, and what else question can come from this topic is एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी में दो पार्ट होते हैं, ये होती है दो हैवी चेन, ठीक है, और दो लाइट चेन।
और ये हैवी चेन और लाइट चेन बॉन्डेड होती है बाय दी बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और इससे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी है GAME। ठीक है, गेम के नाम पे याद रखना, IgG, IgA, IgM एंड IgE। एंड इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। G ट्रांसफर कर जाती है थ्रू प्लेसेंटा, A रिलीज होती है ड्यूरिंग कोलेस्ट्रॉम, मदर का फर्स्ट येलो मिल्क, एंड M ऐसी है जो पेंटामेरिक होती है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, और E ऐसी है जो एलर्जी के टाइम प्रोड्यूस होती है। देन कम्स ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ऐसी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं। और T लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करती है बट वो हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में, उसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। Let's see the next question. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by, अभी हम पढ़ के आए, homozygous मतलब ट्रू लाइन। ठीक है, तो मेटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, उनके कॉमन इंसेस्टर होने चाहिए, जैसे मेंडल ने किया था। ठीक है, ये इनब्रीडिंग का एग्जांपल है। मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड सेम हो पर अनरिलेटेड हो, उसे हम क्या कहते हैं, आउटक्रॉसिंग। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, इसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग, सॉरी या क्रॉस ब्रीडिंग। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, इंटर स्पीसीज ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये एग्जांपल था इनब्रीडिंग का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिजीज डज मस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल? अभी पढ़ के आए हैं और इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। Which part of poppy plant is used to obtain drug SMAC? एंड सो नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है दैट इज अबाउट ड्रग्स। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्रग्स वाले टॉपिक से।